प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को मेरा जय सिया राम। आज की बातें शुरू करने के पहले कल और परसों की वीडियो में जो टोटल नए एक्ट शामिल होने की संख्या के बारे में 15 शब्द हमारे मुख से निकला, वस्तुतः वह 16 है। असल में वो सब जब कुछ घट रहा था तो बहुत तेजी के साथ हो रहा था। हमने काउंट तो किया लेकिन जल्दी में 15 ही निकला। कोई बात नहीं, उसका प्रिंटेड मटेरियल सबके पास है, फिर भी गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए। तो ये बात मैंने एक किसी अधिवक्ता साथी ने हमारे यूट्यूब में कमेंट भी किया है, मैंने एक्सेप्ट किया। हाँ बाबू, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, 16 एक्ट है, नया जुड़ा है। हमारे एक ज़िले से ही हमारे बहुत प्रिय हैं भैया जी हैं, पाठक जी, उन्होंने हमको मैसेज किया लिखित में। उस सोचिए वो कैसे गिने थे, और वो जिसका मैसेज जहाँ तक उनका नहीं लिखा था वो किसी का फॉरवर्ड मैसेज हमको फॉरवर्ड किए थे। उसने लिखा, उन्होंने उस बंधु ने लिखा कि 10 एक्ट और जोड़ा गया है। वो तो 6 एक्ट कम में बता रहे थे। तो ऐसा हो जाता है, ह्यूमन एरर है, जो उसमें अक्सर होश बिफर जाता है, फेल हो जाता है। कल की वीडियो में जो बातें आपसे करी हमने, उसकी रेलेवेंसी बरकरार है और कमीशन बड़े गहराई से हर पक्ष को समझते हुए ये वैकेंसी गजट करेगा। इस पर काम चल रहा है। आप सभी लोग इस बात के लिए तो मुतमईन रहें कि इस बार की जब परीक्षा यह स्टार्ट होगी, जैसा कि एचजेएस के बारे में जब नोटिफिकेशन आया था, हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2023, लेकिन जनवरी 2024 में अचानक वस्तुस्थिति हायर जुडिशरी के लिए बदल गई, नियमावली बदल गई और 30 वकालतनामा जनरल कैटेगरी के लिए और 24 वकालतनामा ओबीसी कैटेगरी के लिए अनिवार्य किया गया, वो भी इंडिविजुअल किया गया। लड़ाई लड़ी गई, बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने एक संक्षिप्त नोटिस से स्पष्ट किया कि हम ज्वाइंट वकालतनामा को एक्सेप्ट करते हैं। तो 4,500 लड़कों ने फार्म दिया, 3600 लड़के एग्ज़ाम में बैठे, रिजल्ट प्रतीक्षा में सभी हैं। किसी अधिवक्ता बंधु ने हमारे यूट्यूब पर कमेंट किया है, आज मैंने उसका जवाब दिया। कोई अधिवक्ता महोदय हैं, पता नहीं कहाँ से हैं वो, उन्होंने मैसेज किया कि सर हमारा 51 बन रहा है ओबीसी में, हम क्या करें। हमने कहा बगैर एक सेकंड गंवाए पढ़ें, बगैर एक सेकंड गंवाए पढ़ें, क्योंकि पूर्ण विश्वास है, फेल नहीं करना चाहिए। 50 के ऊपर अगर एक नंबर भी हैं, यहाँ तक कि 50 नंबर भी हों, तो भी आपकी अपॉर्चुनिटी ओबीसी में तो बिंदास बनती है। वो ऐसे भी बनती है कि अगर बाई चांस मेरिट 55 से 60 के बीच में कहीं भी किसी भी डिजिट पर आकर जनरल की रुक जाए, तब भी बनती है। तो आप सिक्योर जोन में हैं, इसलिए पढ़ाई करें। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा इतने मेरिट पे सिलेक्शन होगा नहीं। 2026 की वैकेंसी जब भी कभी फ्री होगा और उसका रिजल्ट आएगा, मैं आज ही कह देता हूँ, पेपर कैसा भी कमीशन सेट करे, सॉरी माननीय उच्च न्यायालय, लेकिन यह मेरिट नहीं बनेगी जो इस बार बनने जा रही। ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा न्यूनतम मेरिट के नाम पर। चीज़ों को समझें। हाँ, ये स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है, ये कोई ब्रह्म का टीका नहीं है। जैसे वैकेंसी बहुत कम आई,
20-25 सीट ही निकली तो ऑटोमेटिक उसमें टॉप मेरिट जानी है। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि मान लीजिए कोई नियम में बदलाव हो जाए और 100 के ऊपर पद आ जाए तो वैकेंसी में स्वाभाविक है मेरिट खास करके कैटेगरी क्लास में नीचे हो जाएगी। कैटेगरी से एक बात से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का विधानसभा में दिया गया एक बयान मेरे ध्यान में आ गया। मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसे लगाया भी है, ग्रुप में भी डाला। असल में जो चीज़ वो राजनीतिक रूप से उनके अधिकारियों ने उनको समझाया वो बयान वो विधानसभा में दे रहे हैं, लेकिन उनको इसका शायद पता नहीं या इसको बहुत बारीकी से छिपाया गया है। इस चीज़ को सरकार को चाहिए, सरकार इसमें अपनी फजीहत खुद करा लेती है और अधिकारी जो चालाकी करते हैं उनमें अगर कानून से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति हो, हम ही हों, अगर कानून के विधान से ज़्यादा कोई वाद घुसा है, जैसे सवर्णवाद, पिछड़ावाद, अनुसूचित जातिवाद, अनुसूचित जनजातिवाद, परिवारवाद, खासकर जातिवाद, तब वो अधिकारी कानून का पालन नहीं करेगा, वो जाति के गिरफ्त में रहेगा। ये जो सलाह दी गई 69,000 भर्ती के ऊपर बयान है और उसमें बड़े सफाई से बता रहे हैं कि इतने बच्चों का ही ओबीसी सीट बनता है, लेकिन वो इतना क्वालिफाई कराए गए, इतने बच्चों का एससी में बनता है 21%, लेकिन वो इतने कराए गए हैं। हंसी आई। पहली बार मैंने माननीय योगी जी को ऐसे अधिकारियों के जाल में फंसते हुए देखा और बड़े गंभीरता से, हालांकि वो संभल तो गए हैं लेकिन वो अगर जान जाए तो उस अधिकारी की खैर नहीं है जिसने उनको ये कोड भरी विधानसभा में कहने को कहा। आरक्षण का मकसद यही है, हालांकि वो उत्प्रेरित कर रहे हैं, इस चीज़ को। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी सरकार पिछड़ों के साथ पक्षपात नहीं कर रही है, लेकिन उनको ये चीज़ स्वीकार करनी चाहिए। इससे उनका फ़ायदा होगा कि 69,000 की भर्ती में अपने अधिकारियों की सरेआम बेशर्मपूर्ण गलती को पूरे पार्लियामेंट के सामने विधान असेंबली में ये स्वीकार करना चाहिए और ज़बरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिन्होंने उस सीट पर जो ओवरलैप्स करके ओबीसी के बच्चे जनरल में गए थे, उसकी जगह पर जितने ओबीसी होने चाहिए थे उसमें क्या ईडब्ल्यूएस कोटा या जनरल कोटे के लड़के कैसे गए? कैसे अदालत में प्रूफ हुआ? अदालत ने क्यों कहा कि ये दोबारा रिजल्ट निकाला जाए? इसको स्वीकार करने में भलाई है। इस पर जितनी सफाई देंगे उतना ही बुरे फंसेंगे। एक शब्द कहते हैं उस लहजे में माननीय योगी जी कि जनरल कैटेगरी में इतनी सीटें, जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, ये स्पष्ट आभास हो जाए। ओबीसी में एक तथाकथित अपवादित जाति है जो उसको एक अलग कैटेगरी में रखकर अपने राजनीतिक हितों के स्वार्थ की रोटी सेंकती है, जो कि सत्ता के विपक्ष में नए रूप से सत्ता में आने के लिए पूरा तड़प रही है। उसके समर्थक जी जान से रातों दिन एक किए हुए हैं। क्या पंचायती का चुनाव हो, कि क्या जिला पंचायती का चुनाव हो, क्या क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, क्या ग्राम पंचायत का चुनाव हो, क्या ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, पूरा एड़ी से चोटी का जोर लगा रखा है। मुझे लेकिन इस बात में बिल्कुल कहने में संदेह नहीं, उनकी ये अति किए जाने प्रयास की एक अति होती है। ये कहीं फिर एक बार लंबे समय के लिए इंतजार में न छोड़ दे। 2027 में जो चीज़ अखिलेश भैया के पास सहज आ सकती थी, उसमें इनके दुश्मन इनके खुद के वर्ग के लोग ही होंगे, ऐसा साफ प्रतीत होने लगा है। जहां जो वाजिब चीज़ कहना चाहिए वो ना कह के ऐसे बेढंग बेबूझ, जैसे योगी जी को इस बात में क्या कहलवाने की ज़रूरत थी पार्लियामेंट में, ये असेंबली में चलते हुए ये मानसून सत्र की बात लग रही है। वो विधानसभा में कह रहे हैं कि मतलब विपक्ष और लोग हमको बदनाम करने पे लगे हुए हैं कि हम पिछड़ों की मदद नहीं कर रहे हैं। तो आप
कि आपका कहा माना जाएगा या कानून का? कानून हाई कोर्ट के मार्फत सीधा स्पष्ट क्लियर कर रहा है कि इतने लोगों की गलत नियुक्ति हुई है। इसको स्वीकार करने में क्या बुराई है? अगर हुई है तो इसकी सफाई इस तरीके से दी जाती है। जनरल को एक क्लास बनाया जाता है। जनरल कोई क्लास नहीं है। मुझको सुनने वाले सभी जनरल अधिवक्ता साथी बंधु बहन, इसको कहीं भरे मंच पर बोलना मत, नहीं तुम्हारी बुद्धि को तेल लग जाएगी और अपने उन पुरखों पर तुम कालिक पोत दोगे जिनके चलते मंडल कमीशन का आरक्षण का नियम कानून जो बीपी सिंह लाए थे वो लागू हो पाया था। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। मेरे ही कास्ट का व्यक्ति था गुजरात का, जो पार्लियामेंट के सामने आत्महत्या कर लिया था कि हमारी रोटी को ओबीसी और एससी में बांटा जा रहा है। ये इसलिए कह रहा हूं कि जनरल अपने बौद्धिक कुशलता पे खुद ही न थबरी लगा ले। हालांकि माननीय योगी जी की उस बयान से एक चीज साफ हो गई कि जिनको तथाकथित रूप से जनरल समझ लिया जाता है, ब्राह्मण, पंडित, ठाकुर, लाला, बनिया, इस कैटेगरी के लोग इतने ही सेलेक्ट हुए। तो क्यों सेलेक्ट हुए? वो जनरल क्लास है। वो व्यक्ति जो ओबीसी में जाति का कुछ भी हो, अगर जनरल के नंबर में आया तो वो जनरल है। जाति से ठाकुर नहीं हुआ तो क्या हुआ? आर्थिक उत्पीड़न के आधार पर आज, इसीलिए तो आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दिया गया और आर्टिकल 15 का पार्ट 6 और 16 का पार्ट 6 नए रूप से भारतीय संविधान में जुड़ा, उसके लिए याद कीजिए उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित सर ने उस पक्ष में फैसला नहीं दिया था। वो इस आरक्षण के खिलाफ थे कि आरक्षण अर्थ के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण समाज में मानसिक उत्पीड़न के आधार पर जो पिछड़ापन है, मस्तिष्कीय विकास जिसका नहीं हो पाया, उनके समाज के हितों के लिए है ये। इसलिए जो सवर्ण आर्मी और दुनिया आर्मी के नए नए लौंडे पूरा अपना वो चिघाड़ते हैं, तो उनके लिए रावण जैसा व्यक्ति ही है। अगर रावण है तो ऐसे मैं स्वागत करता हूँ। वो सवर्ण आर्मी के वो जो प्रमुख हैं, नया नया उभरता हुआ लड़का है सर्वेश पांडे जी, मैं इस चैनल से उनका सपोर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि एससी और ओबीसी में जो बदतमीजी है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, हमारे गुरु जी के बहुत निकट हैं, लेकिन मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर उनका और उनकी बेटी का और उनके बेटे का, तीनों का जो मोटिव है, जो सोसाइटी के सामने जाति का सर्वांगीकरण नहीं, जाति का महिमा मंडन और उस जातीय ध्रुवीकरण से केवल अपना हित साधना, अपने परिवार का हित साधना, समाज के लिए कुछ नहीं करना है। तेल लेने जाए, हम सांसद, हमारा बेटा सांसद, हमारी बेटी सांसद, बस यही। इसलिए वो छवि बना नहीं पा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। बुद्धि गजब की थी, लेकिन जिस तरीके से उटांग पटांग बयानों सवर्णों या हिंदू धर्म या सनातन धर्म के विरुद्ध बोलते हैं, उसके विरुद्ध में सर्वेश पांडे जैसे लोगों का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि नोन को नोने खाएगा, ये बहुत सही है, मैं इसमें हिमायत हूँ। लेकिन आप अपने ज्ञान पर ध्यान रखिए, इसको कोई उंगली ना उठा पाए किसी कैटेगरी का कि आपने गलत व्याख्या की। जनरल को ये मान लिया कि कास्ट का सिस्टम है। नो भाई, उसमें सब समाहित है। इस पे गौरव कीजिए कि आप इतना मेहनत किए। भले से आप ओबीसी एससी कास्ट के नहीं हैं, आप जनरल में वो है सवर्ण क्लास। जनरल और सवर्ण कहूँ तो ज़्यादा ठीक पड़ेगा। जनरल का मतलब वह संवर्ग जिसमें हर कोई, और सवर्ण कहूँ तब ठाकुर, बनिया, लाला, पंडित। तो सवर्ण के पॉइंट से अगर आप हैं और आप अच्छा नंबर लाए कि आपका जनरल में हुआ, हाँ, उनके चक्कर में मत फंसना। ओबीसी की जो एक अपवादित जाति है, जितनी बार मैं कह रहा हूँ वो समझ रही है और हमके सुनने वाले समझ रहे हैं, वो उसकी तो अलग ही व्याख्या है। उसके गम्मज में पड़ जाइए तो कानून की वैसी तैसी कर देता है। वो ऐसा व्याख्या करता है कि आपकी खोपड़ियां सनका देगा। मतलब वो जो जिन्होंने आरक्षण आधार पर जो शुरुआत में बना मंडल कमीशन की बात कर रहा हूं, उसके बत्ती लगा देगा महाराज। और उसका परिणति क्या होगा? केवल वही जो योगी जी कह रहे हैं कि हमको बदनाम, तो उसमें तो माहिर है भाई, वो करेगा, नहीं तो राजनीतिक सत्ता में कैसे वापस आएगा? वो कोई मौका चूक रहा है। पिछली बार संविधान बचाओ बचाओ, अब की बार देखिए क्या नारा लग रहा है भरी पार्लियामेंट में। आज लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। नारा क्या लगा रहा है? नारा वहाँ क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री की मौजूदगी में लग रहा है
वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। बताइए, 100 चूहा खा के बिल्ली हज करने चली है। याद कीजिए अन्ना मूवमेंट में केजरीवाल की वह उजली छवि, जब वो जो प्रख्यात वकील हैं प्रशांत भूषण सर, वो जो आईपीएस ऑफिसर हैं किरण बेदी जी, ये सब एक मंच पे थे। मैं वहाँ मौजूद था, उस मूवमेंट में रेगुलर जाता था। उस समय की छवि जब अन्ना मूवमेंट उठा था, उस समय किसके पीछे केजरीवाल थे, किसको जड़ बुनियाद से मिटा देना चाहते थे? राहुल गांधी, शीला दीक्षित, पूरी कांग्रेस पार्टी को। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनका सारा किया धरा धुल गया। अखिलेश भैया अपने पीछे पीछे, वो तेजस्वी अपने पीछे पीछे। मतलब ऐसा इस व्यक्ति में क्या है कि उसको पीछे बगैर घुमाए वोट नहीं मिलेगा। और आप देखिएगा, मैं न किसी पार्टी के सपोर्ट में बोल रहा ना निगेटिव, लेकिन यही एक ऐसा मेन रीजन पड़ेगा कि क्या बिहार में और क्या यूपी में सत्ता मिलते मिलते ना रह जाए। विपक्ष को मैं कह रहा हूं, अखिलेश भैया को कह रहा, तो कोई ताजुब नहीं। ये नासूर जो लेके चल रहे, और किसके चक्कर में कि मोहम्मदन वोट हमें टोटा मिल जाएगा। मोहम्मदन अब उतना गचई नहीं रह गया है। ओवैसी जैसे लोग ने असली पहचान दी है उस संवर्ग में। माना वो बहुत कट्टर होते हैं और अपने ही संवर्ग का सुनते हैं, लेकिन उन्होंने इस बीच में अपने समाज को ठगे जाते हुए महसूस किया है। और ठगा किसने है? अब मुझसे ना कहलवाइए। कैटेगरी के नाम पर इतनी ज्ञानवर्धक बातें, समझदारी वाली बातें मैं आपको कह गया, परमात्मा ने कहलवाया। अगर आप जनरल क्लास से हैं, मतलब हर कोई है जनरल क्लास, लेकिन अगर आप सवर्ण वर्ग से हैं तो आप कभी भी सार्वजनिक मंच पर उसको एक कास्ट सिस्टम में करके उस पर सयापा ना छोड़ें कि हमको रिजर्वेशन नहीं मिलता। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण गिफ्ट है, ऐसे माने स्पेशल सेवा से दिया गया है, स्पेशल प्रोविजन है। भले 3-2 के अनुपात से जजमेंट उस पर है। 5 न्यायमूर्तियों की पीठ में, जिसमें सीजीआई का विरोध में मत है। ये हमेशा ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आने वाले दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन एपीओ में रखा गया है ना, इस आरक्षण में इस केस को डालकर पूछेगा कि इसमें विसम्मत मत किसका था, तो सीजीआई और एक न्यायमूर्ति का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो सर्वसम्मति वाला नहीं पूछेगा। ऐसे जिसमें समलैंगिकता वाले में आया कि समलैंगिक विवाह कर सकता या नहीं कर सकता, उस वाले केस को करके पूछेगा कि इस केस में किस न्यायमूर्ति का विसम्मत निर्णय था। उसमें भी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सर का विसम्मत निर्णय है। उन्होंने माना है कि समलैंगिकों को विवाह का भी अधिकार मिलना चाहिए। कभी ऐसे एंगल से जजमेंट जो चाहे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पढ़ें, पटना के पढ़ें, किसी भी हाई कोर्ट का पढ़ें, कलकत्ता हाई कोर्ट का पढ़ें, ये सब चीजें नोट करते चलें, बेहतरीन नोट्स। यहाँ एक बात की बात हुई है, काम की बात हो रही है, तो ये मैं इसलिए कहा कि आप अपने विवेक को संतुलित रखें। ये ना होने पाए आने वाले दिनों में कि आप केवल इसी मामले में नहीं पिछड़ रहे हैं। आपको इस दृष्टि से तब ज़्यादा गिल्ट फील होगा या अपने आप को पिछड़ा महसूस करेंगे जब आप अपने आप को जनरल को एक क्लास मानकर सोचेंगे। और अगर सवर्ण, पिछड़ा और दलित सोचेंगे तो सवर्ण, पिछड़ा, दलित का मतलब यहाँ सही नहीं उच्चारण हुआ, क्योंकि पिछड़ा भी एक स्पेशल क्लास है, दलित भी संवर्ग के लिए एक स्पेशल क्लास है, उसमें अनगिनत जातियाँ हैं। इसलिए सामूहिक रूप से उनकी कैटेगरी बनाई गई है, उनके मानसिक उत्पीड़न के आधार पर, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। उसको स्वीकार करना चाहिए। इंदिरा साहनी वाले पॉइंट ऑफ व्यू में मैं भी, अगर मुझसे पूछें कि मेरी राय लें कि सर आप ईडब्ल्यूएस वाले आरक्षण में आप कहाँ खड़े हैं, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जो सामाजिक क्षति देखता हूँ उसमें आज के समय में भी आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रोविज़न है, जैसा कि 3 न्यायमूर्तियों ने उसे फाइनल कर दिया है, तो उसमें मुझे आपत्ति भी नहीं है। उस आरक्षण के बचाव में आप ज्ञान के संवर्धन में या पब्लिक डिबेट में ऐसी बातें ना कहें जो कानून के मूल सिद्धांतों को छिन्न भिन्न करे, और छिन्न भिन्न करे तो करे आपकी अस्मिता पर धब्बा न लगा दे, यानी ये स्पष्ट कर दे कि यू हैव लिटिल नॉलेज। इस पर ज़्यादा सतर्क रहें। योगी जी से यही मिस्टेक हुई है।
और वो पीछे के अधिकारी वो अरे अपना पत्रकार कानून सही समझता, ये अधिकारी क्या समझेंगे। मैं कितनी बार कह रहा हूँ, आईएएस आईपीएस को माननीय हाई कोर्ट में माननीय हमारे माई लॉर्ड वो लताड़ लगती है महाराज, या तो वो ट्रांसफर करवा लेगा, भाग खड़ा होगा, हाथ जोड़ता हाई कोर्ट न जाना पड़े मुझे, काहे तुम ही माई बाप हो, पूरा ललकार के दहाड़ आ जाता है। जब आप कानून की सही समझ नहीं रखेंगे तो आप चाहे न्यायमूर्ति बने, चाहे आप सिंपल एपीओ सहायक नियोजन अधिकारी बने, मतलब लॉ सेक्टर में अगर आप कानून के नॉलेज के आधार पे कहीं भी पोस्टिंग पाते हैं तो आप चुप रहेंगे, आप अल्पज्ञ होंगे तो चुप रहेंगे, बिल्कुल जवाब नहीं। आपकी निगाह कहाँ है कि 6 घंटे हो गए कितना पैसा आया। ये विशुद्ध नीचता का उत्कृष्टतम परिणाम है। फिर दोहरा दूं, विशुद्ध नीचता का उत्कृष्टतम परिणाम है। औरैया के एसडीएम महोदय, हद है। जो व्यक्ति रिश्वत लाके दे गया और जो एक सेक्रेटरिएट का आदमी एसडीएम के जो डेस्क के नीचे वो संदूक टाइप का बना होता है उसमें खींच के अमाउंट डाल रहा है, एसडीएम साहब के सर पे लगा सीसीटीवी कैमरे का फुटेज कौन वायरल कराया होगा, दिमाग लौटाइए। एसडीएम महोदय के सर के ऊपर लगा सीसीटीवी कैमरे का फुटेज किसके कहने पे वायरल हुआ, उतने ठीक टाइम का फुटेज क्यों निकाला गया, अभी भी समझाएं। वकालत किस पैसे का नाम है, खाली पैसा ही कमाना लक्ष्य है। बुद्धि गई तेल लेने, अरे बुद्धि तो बत्ती गुल कर देती है। मैं तो यही कहूंगा, अखिलेश भैया भी सरकार से बाहर न जाते, उनके अधिकारियों ने उनको डुबाया था। और योगी बाबा को भी सावधान होना चाहिए अपने पीछे चाटुकार अधिकारियों से। आप अगर जाति के सम्मोह में आकर विश्वास अगर अच्छे व्यक्ति पे नहीं कर पाएंगे तो आपकी नैया बीच भंवर में न डूब जाए, कोई ताजुब नहीं। बहुत आदर करता हूँ उनके साहस का, उनके व्यक्तित्व का और उनके ज्ञान का भी। वो मैं उस तरीके का वो नहीं सवर्ण क्लास की पक्ष में बात करने वाला कि जो बाहुबली है उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी कीमत पर सपोर्ट नहीं, चाहे वो कितनों अपने आप का तूरम खां हो, बिल्कुल नहीं। विद्वान की उपमा बाहुबली से नहीं होती, विद्वान की पूरे दुनिया में पूजा होती है। और विद्वान का मतलब कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, सिर्फ पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं, कुशलतम हो, आवश्यकता पड़ जाए तो पत्तलों उठाए भगवान कृष्ण की तरह। बताओ, युधिष्ठिर खड़े तमाशा देख रहे, अर्जुन तमाशा देख रहे, अरे ये क्या कर रहे मधुसूदन, और भगवान अपने भक्त की लाज के लिए पत्तल उठा रहे, ये लोग खड़ा तमाशा देख रहे। वही भगवान है कि अगर उस साइड से लड़े ना होते तो चिर्री बाती न बचने देते कौरव, पता नहीं कितना फर्री निकलता। ला का मतलब क्या है, विधि का मतलब क्या, विधि के ज्ञान का अर्जन का मतलब क्या। विधि से बना है विधाता, विधाता मतलब भगवान कृष्ण, सर्वगुण संपन्न, सारी चतुराई, दया ममत, उतनी चतुराई होते उन्होंने एक एग्जाम्पल बताइए, किसी को ठग लिया हो, अधर्म किया हो, या जेब में जैसे 20,000 आए कि बौराए पगलाए गए पूरा दम, शर्म नहीं आती उप जिलाधिकारी। मैं औरैया के उप जिलाधिकारी को कहता हूँ, वो अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखें, वो रख के आदमी जाता नहीं, ये मतलब 5 मिनट इनसे इंतजार नहीं हुआ, जैसे वही पैसा लेने आए थे चैम्बर में और लेके चालू पड़े। ये वो अकेले एसडीएम थोड़े कर रहे हैं, पता नहीं कितने कर रहे हैं, सबका सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। तार तार हुआ जाता है। आम पब्लिक के नज़र में शिक्षक का कैरियर घटा, वकील की इज्जत, पैसे की इज्जत घटी, ऐसी तैसी हो गई। लेकिन आदमी की हैवानियत है, वासना की चरम सीमा है कि सिवाय पैसा के और कुछ सूझ नहीं रहा है। चाहे सजा हो जाए, चाहे बेइज्जती हो जाए, इज्जत का जाए तेल लेने, छुटवा लेंगे अपने आप को। बेशर्मी नेता लोग सिखा ही रहे हैं। मैं उसी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि राहुल गांधी अब पाक साफ हो गए, इन्होंने वहाँ
हज जाके हज कर लिया, ये शुद्ध हो गए, इनका पूरा खानदान शुद्ध हो गया। अब इसी का दंड केजरीवाल को मिला और इसी का दंड इन दोनों को भी मिलेगा। मैं तो स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मेरी वीडियो रिकॉर्ड रखिएगा कि ऐसा करने वाले को दंड मिलना ही चाहिए। इतना गलत करने वाले को देश के साथ, और उसको आप राजकुमार बनाए घूम रहे हैं। आप समझते हैं जो व्यक्ति चाहकर ना चाहकर विपक्ष में इस बार जो सत्ता में 240 सीट आई है, इस कैटेगरी में भी वोट दिया, उसकी कुछ तो मजबूरी होगी कि वो उस पार्टी को वोट नहीं देना चाहता। और ये आपके समझ में नहीं आता, ये ऐसे ही समझ में नहीं आता जब आप अपने संवर्ग की गलत व्याख्या कर लेते हैं। अपने आप में हैं सवर्ण और आप अपने आप को जनरल समझने लगते हैं। चीज़ों को समझें, आप हैं सवर्ण लेकिन आप अपने आप को जनरल समझ लें। जनरल का मतलब हर कोई, वो अलग कैटेगरी है, विशिष्ट, सर्वोच्च। यही जो एचजीएस की मेरिट आने वाली है, आपका प्रीलिम्स होगा एपीओ में, जब कट-ऑफ बनेगा तो वो कहा जाता जनरल का कट-ऑफ, ये थोड़े कहा जाता सवर्ण का कट-ऑफ। ठीक, इस भाषा से, इस बातचीत से आपको रिजर्वेशन के जटिलतम टॉपिक, ऐसे जो क्षैतिज आरक्षण होता है, तमाम अधिवक्ता साथी नहीं समझते होंगे। ये क्षैतिज जो उर्दू क्या है, कभी दिमाग दौड़ाइए। प्रोनेंड में रिजर्वेशन क्या है, ये टेक्निकल पक्ष है। आपसे इंग्लिश में ये प्रोनेंड वाला आरक्षण, शेड्यूल कास्ट वाला, वो लीडिंग केस कमेंट करना है। एकदम अपडेटेड लीडिंग केस का नाम बताइए जिसमें प्रोन्नति में आरक्षण के ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। उस केस का नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। जो अधिवक्ता साथी लिखेगा उससे पता चलेगा कि वो सीरियस है, पढ़ने में अच्छा है और हमारा वीडियो 27 मिनट तक सुना है। ठीक है, आप सभी अधिवक्ता साथियों के लिए ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। अब ये तो इसमें से कुछ भी मैंने प्लान नहीं किया था, इत्तेफाक से कुछ देर पहले मैंने वही वीडियो विधानसभा में बोलते हुए योगी जी का सुना और कैटेगरी के नाम पे वो याद आ गया, तो इतनी बातें आपके लिए हो गई। इससे आपका तमाम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप अपने विचार से अपनी एक छवि, ज्ञान पर, अगर अधिवक्ता हैं तो ज्ञान के धरातल पर, लॉ के धरातल पर चलें। न आपका कोई रिश्तेदार, न आपका कोई पटीदार, न आपका कोई बंधु, न कोई रक्त संबंधी, न कुछ। न्याय इसीलिए क्रूर होता है, वहाँ संवेदनशील मोह नहीं चलता। कि यही तो कहते हैं न्याय करने के लिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, वो तेरे गुरु नहीं है, मार तू उसे, मार। भीष्म पितामह बाद में होंगे, पहले मार उनको, मारने से न्याय होगा। है हिम्मत कृष्ण की तरह ललकारने की? नहीं, गीता खाली पढ़ाई के लिए है, बकवास करने के लिए। गीता जीने के लिए है। जो आदमी गीता केवल पढ़ता है और जीवन में उसे उतारता नहीं, वो दंभीपूर्ण मिथ्याचारी जीवन जीता है और अंत में वो यश के नाम पर यश यश करता रहता है और उसको 1.5 गांव से ज्यादा लोग जानते नहीं। वही उसकी वही आदत, उसका वही अहंकार, जो जिया कुछ और किया कुछ और। क्या है, मिथ्याचार नहीं है? अपने जीवन में उसका एक अंश उतार के देखिए। माना वो भगवान थे, समर्थशाली, लेकिन आप में भी भगवान बनने की क्षमता है। एक अधिवक्ता साथी हैं तिवारी जी, शायद कोचिंग वोचिंग भी चलाने लगे हैं, हमारे ग्रुप में हैं। अपने स्टेटस पे लगा रखा है, अहम ब्रह्म अहम एकम द्वितीयो नास्ति, ऐसे कुछ है एक श्लोक। उसका अर्थ हो पता नहीं, समझ में आता उनको या नहीं। ऐसे ही जो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये साधारण उपवाक्य है। वो दिखाने के लिए वहाँ ठसक कि हम तोप बाकी सब नीच, मैं ऊंच बाकी सब नीच, इसमें यह आस्वादन अगर उसमें आ रहा है तो अहम ब्रह्मास्मि, तुम तेल निकाल लिए। अहम ब्रह्मास्मि से बेहतर है कि वासुदेव सर्वम की ओर बढ़े। कई इस वीडियो में मैंने ये बात लास्ट में गिराई है, ये गिर गई है परमात्मा के मध्य। अपने जीवन में कृष्ण का कलेवर उतारिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कई गुना बेहतर वो एकांगी अवतार है भगवान राम। कच्छप अवतार से लेकर भगवान राम के अवतार तक, उसमें परशुराम जी का भी है, एकांगी है।
लेकिन पूरे मानव जीवन को प्रतिबिंबित करने वाला अगर कोई अवतार है तो जदुवंशी माधव। ओम श्री माधवाय नमः। आज की वीडियो यहीं पूरी। सारी बातें, आज शुक्रवार है तो माँ लक्ष्मी को निवेदित है और माँ लक्ष्मी वाम अंग में शोभा पाती हैं। सादर में अभिवादन करता हूँ। या कुंदेन तुषारहार धौला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रतिवृत देवी सदा वंदिता, सा मांगपात सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।